हाँ, तो क्या बोल रहे थे? तो जैसे हर एक मीडियम के पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है और आपस में म्यूचुअली इंटरेक्ट करते रहता है। जैसे मान लो कि ऐसा कोई एटम्स है ना, तो इसके बीच में भी इस तरह मान लो कैसा स्प्रिंग टाइप का, एक्चुअली स्प्रिंग होता नहीं है बट कंसीडर करो कि ऐसे स्प्रिंग टाइप का है, तो आपस में क्या हो जाएगा, इस पे हम लोग बोल सकते हैं कि इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम पे डेवलप हो गया है ना, हमेशा वो इंटरेक्ट करते रहता है। तो ऐसा हम लोग समझते हैं कि एटम्स के बीच में जो होता है एक इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होता है मीडियम पे डेवलप होता है। तो यही जो मीडियम होता है ना, ये डिस्टर्ब करता है एडजेसेंट पार्ट्स को, मतलब उसके जो एडजस्टेंट में जितना मॉलिक्यूल्स है वो सभी को डिस्टर्ब करते रहता है, ठीक है, जितना भी क्लोजर सोर्स होता है। और यही डिस्टर्बेंस क्या होता है, धीरे धीरे प्रोपागेट करते रहता है, स्प्रेड करते रहता है। तो यही डिस्टर्बेंस क्या क्रिएट करता है, एक वेव्स क्रिएट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा एटम है, हम लोग एटॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इस तरह एटम जो है ऐसे है मान लो, ठीक है। और इस पे समझ लो कि इस तरह कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, लाइक दिस, ये स्प्रिंग्स इस तरह अटैच्ड है, इस तरह समझ लो, ठीक है, इस तरह अटैच्ड है ऐसे। तो ये क्या होगा, जैसे कि अगर इस पे वाइब्रेशन हुआ है ना, इसका इसका मतलब कुछ इस पे इलास्टिक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस पे डिस्टर्ब हम लोग किए, तो ये डिस्टर्बेंस क्या करेगा, अपने जो क्लोजर पार्ट्स है, क्लोजर पार्ट्स पे डिस्टर्बेंस को प्रोपागेट कराएगा, स्प्रेड कराएगा। और धीरे धीरे डिस्टर्बेंस यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। तो डिस्टर्बेंस जो होता है वो ट्रेवल करते रहता है। तो बेसिकली यही जो डिस्टर्बेंस का ट्रेवल, इसी को तो हम लोग वेव बोलते हैं। तो क्या होता है बेसिकली, जो स्प्रेड होता है डिस्टर्बेंस का, ठीक है, डिस्टर्बेंस जो होता है वो स्प्रेड करते रहता है। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे समझो, जैसे हम लोग जनरल लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। सपोज मान लो कि ऐसा हम लोगों ने एक रिजिड सपोर्ट से एक ऐसा स्ट्रिंग को बांध दिया है ना, और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट हम लोग यहाँ पे एक पल्स लगा रहे हैं, पल्स मतलब झटका इसको बोलते हैं। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे पल्स लगाएं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग ऑब्जर्व किए भी है बहुत बार। तो हम लोग देखेंगे कि कुछ देर के बाद ये पल्स जो है ये तो यहाँ पे पहुंच गया, और सडनली कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि ये जो पल्स जो है यहाँ पे पहुंच गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टर्बेंस जो है आगे बढ़ रहा है ना, हम लोग क्या देख रहे हैं, डिस्टर्बेंस जो आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर तुम यहाँ से पेन से एक पॉइंट कर दो, है ना, धागा में तुम पेन से यहाँ पे एक नोट कर दो, ऐसे पेन से यहाँ पे एक कोई भी मार्क कर दो, तो क्या ये मार्क आगे बढ़ेगा? मार्क आगे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, मार्क वहीं पे रहेगा। क्या आगे बढ़ेगा? ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़ेगा। इसी चीज को हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये जो यहाँ का मैटर है ना, ये आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम यहाँ इसको पेन से थोड़ा सा इंडिकेट कर देते हैं इस चीज को, और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, तो दिस स्पॉट जो है स्पॉट ट्रेवल नहीं करेगा, ये यहाँ पे जो हम लोग कोई भी मार्क किए हैं वो मार्क आगे नहीं बढ़ेगा। आगे कौन बढ़ेगा? पल्स आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो पल्स ट्रेवल करेगा स्ट्रिंग पे। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं वेव पल्स। जैसे ही टाइम पास करेगा तो पल्स जो ट्रेवल करते रहेगा, ठीक है, टुवर्ड्स द फिक्स्ड एंड की तरफ चलते रहेगा। समझ में आ गया? तो पल्स ट्रेवल सर करता मैं है इसी कांस्टेंट स्पीड कंटिन्यूअस के साथ। पल्स को एस बोल रहा था। हम्म मैं इसी पल्स को एस से डिनोट कर रहा था, एस बोल रहा था। अच्छा, इसी पल्स को तुम एस बोल रहे थे? ओ ठीक है, एस बोलो, लेकिन एस ऐसे नहीं ट्रेवल करेगा, ठीक है। मतलब ऐसे उसको मतलब लॉजिकली बोलना पड़ेगा, ठीक है। एस जैसे बहुत लोग समझेगा नहीं ना कि एस क्या आगे बढ़ रहा है। वेव का ऐसे सर जो डायग्राम सब देखते उसमें एस एस काइंड का पैटर्न रहता अच्छा, है, इसलिए बोला। ओ तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, साइनसोइडल फंक्शन है। एस का क्या मतलब होता है फिजिक्स में? एस तो बहुत कुछ हो सकता है, इसको बोलते हैं साइनसोइडल फंक्शन। दिस इज साइन ग्राफ। ये एस नहीं है, ये साइन ग्राफ है। साइन ओमेगा टी का फंक्शन है ये, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं साइन ग्राफ। साइन ग्राफ, कोसाइन ग्राफ, कोसाइन ग्राफ इस तरह होता है, मैथ्स में पढ़ोगे। कॉस का ग्राफ है, ठीक है, नहीं कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, सॉरी, इस तरह कॉस का ग्राफ हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये साइन का ग्राफ है, इस तरह इनवर्स फंक्शन ग्राफ होगा। तो एक्चुअली वेव जो होता है वो साइनोसोडल होता है। तो बोल सकते हैं कि साइन वेव से दिखाने के लिए हम लोग उस समय साइनोसोडल फंक्शन से दिखाते हैं। तो यहाँ सर तक बात। हाँ बोलो। सर मतलब जो डिस्टरबेंस है वो कोई एक्सटर्नल एजेंट ही कॉज करेगा? डिस्टरबेंस जो है एक्सटर्नल एजेंट कॉज करेगा, कर सकता है। इवन हीट अगर होगा बॉडी पे, अगर हम लोग हीट करेंगे बॉडी को, तो भी बहुत ज्यादा वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, तो वो वाइब्रेशन भी डिस्टरबेंस कॉज कर सकता है ना। तो ऐसा कोई इंटरनल कॉज भी कर सकता है। अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ा देंगे हम रूम का, तो रूम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, इसकी वजह से वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। तो वाइब्रेशन बढ़ेगा तो ट्रेवलिंग भी बढ़ जाएगा, पल्स ज्यादा ट्रेवल करेगा, मतलब डिस्टर्बेंस भी बढ़ जाएगा। तो
या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम लोग किसी सोर्स को, सपोज मेटेलिक सोर्स है, उसको हम लोग टच थोड़ा सा अगर ऐसे, मान लो हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क है ना, ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा जो होता है ट्यूनिंग फॉर्क, इसको हम लोग थोड़ा सा हल्का सा इसमें हम लोग फोर्स लगाएं तो ये क्या होगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा और यही वाइब्रेशन साउंड वेव को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोग को डिस्टर्बेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस की वजह से ही वेव ट्रेवल कर सकता है। लेकिन सर लाइट एनर्जी होता है, जब वो वैक्यूम से ट्रेवल करता है तब वहां तो कोई मैटर है नहीं जो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। देखो, लाइट एनर्जी का कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर ट्रेवल करते रहता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो तुम्हारा जो एटम्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, इसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन हो रहा है। तो डिस्टर्बेंस बिल्कुल वहां पे भी है। विदाउट डिस्टर्बेंस तुम ये मत समझो कि वैक्यूम पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। बेसिकली जो लाइट होता है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो हमेशा क्या होता है, पीरियोडिकली वैरी करते रहता है, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक प्लेन पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब तुम जानते ही हो, अगर कोई चार्ज रहेगा है ना, चार्ज अपने चारों तरफ एक रीजन क्रिएट कर देता है। और मैग्नेटिक फील्ड का भी सेम कॉन्सेप्ट है, अगर मैग्नेटिक चार्ज रहेगा तो मैग्नेटिक चार्ज भी अपने चारों तरफ एक रीजन क्रिएट करता है। तो ये जो वेव ट्रेवल करता है, ठीक है, ये तो वैक्यूम पे कर सकता है, प्लस किसी मेटेरियल मीडियम पे भी कर सकता है। जैसे एक्सरे हो गया, रेडियो वेव हो गया, गामा रेज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। ठीक है, लेकिन इसमें अब देखो, या तो बोलोगे डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा है, तो डिस्टर्बेंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है। मतलब जो स्पेस है, वैक्यूम है ना, वहां पे हमेशा तुम ऐसा समझ लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एग्जिस्ट करते रहता है। तो उसी एग्जिस्टेंस की वजह से ही हम लोग का वेव का प्रोपगेशन मिल रहा है, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। लाइट का जो हम लोग लाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद ही आता है। वेव से ही लाइट को हम लोग समझ सकते हैं, इसलिए हम लोग डुअल नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यंग्स, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसको हम लोग बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके बाद से हम लोग लाइट के वेव नेचर के बारे में पता कर पाए। उसके पहले हम लोग पार्टिकल नेचर के बारे में बहुत पहले से जानते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, कि फोटोन इंसिडेंट किया और मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। तो लाइट के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए हम लोग वेव नेचर को भी समझते हैं पार्टिकल नेचर के साथ साथ। तो उस पे रहता है वैक्यूम पे भी। ठीक है, वैक्यूम पे भी रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एग्जिस्ट करता है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर हम कहीं सुने थे ना कि एनर्जी ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। सर ये क्या, कहाँ तक सच है बात? एनर्जी, हाँ सही है, एनर्जी उसको फोटोन बोलते हैं हम लोग। एनर्जी उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ट्रेवल्स इन द टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, जो बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटा। एक छोटे से पैकेट्स को बोलते हैं हम लोग क्वांटा, है ना, क्वांटा। स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। यहीं से वर्ड आया क्वांटम मैकेनिक्स, इसी वर्ड से आया क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसको बोलते हैं स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट और द बंडल्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। एंड इफ वी कंसीडर बंडल्स ऑफ एनर्जी, तो हम लोग बहुत सारा क्वांटा को लेते हैं। तो इसी स्मॉल क्वांटा और वेव में कोई रिलेशन है? क्वांटा और वेव्स में रिलेशन ऐसा बोल सकते हैं, एक्चुअली वेव भी तो एनर्जी है, तो ऐसा तुम समझ सकते हैं बहुत सारा क्वांटा जो है वो ट्रेवल कर रहा है, बहुत सारे स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है ना, इस एनर्जी ट्रेवल करते जा रहा है। तो इसी तरह है रिलेशन। इसे छोटे से हम लोग फॉर्म, मतलब एक छोटे से जो एनर्जी का पैकेट्स होता है, हर पैकेट्स को हम लोग क्वांटा बोलते हैं, है ना। तो क्वांटा वर्ड से हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो यहाँ पे डिराइव हुआ है। तो ये सब चीजों को तुम आगे भी पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स पे, क्लास 12th में है। सर सर साउंड वेव जो होता है सर, हाँ। वो क्यों नहीं ट्रैवल करता है वैक्यूम में? देखो कैसे ट्रेवल करेगा, ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। साउंड वेव कैसे ट्रेवल करेगा, मॉलिक्यूल्स रहेगा अगर एयर पे, है ना, जैसे ये मान लो गैस का मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग बनाए, इंटर एटॉमिक स्पेस बना दिए। अगर हम लोग बात करेंगे सॉलिड पे, तो सॉलिड पे बहुत क्लोजली पैक्ड होता है। ये हम लोग लिक्विड का बना दिए, सपोज ये हम लोग सॉलिड का बना दिए, ठीक है, ये सॉलिड का है सपोज ऐसे, और हम लोग गैस का बना दिए, तो गैस का क्या होगा, बहुत दूर दूर रहेगा इस तरह, पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ये स्टेट बना दिए हम लोग ऐसे, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस दिखा दिए, बहुत क्लोज रहता है सॉलिड पे। तो साउंड जो होता है ना, साउंड ट्रेवल करता है हमेशा मॉलिक्यूल्स के थ्रू में। एक मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लो कि हम लोग ऐसे एक ट्यूनिंग फॉर्क लिए और इसको डिस्टर्बेंस हम लोग दिए, हम लोग फोर्स एक्ट किए, तो अब ये क्या करेगा, ऐसे 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 ये टू एंड फ्रो मोशन में मूव करेगा। ये क्या करेगा, आप अपने आसपास का जितना भी एयर मॉलिक्यूल्स है
है ना, एक एयर मॉलिक्यूल्स पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, और ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो एक बार क्या होगा, बहुत क्लोज क्लोज डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, एक बार थोड़ा दूर दूर करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो ये क्यों हो पाएगा, ये जो इंटर एटॉमिक यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है इसके वजह से ही हो पाएगा। अगर ये प्रेजेंट नहीं रहेगा तो कैसे साउंड ट्रेवल करेगा। तो इसीलिए लिक्विड पे तो है, लिक्विड पे साउंड ट्रेवल कर सकता है, गैस पे भी साउंड ट्रेवल करता है एयर पे, क्योंकि थोड़ा दूर दूर है। ठीक है, तो हम लोग को बहुत साउंड फास्ट उतना ट्रेवल नहीं करेगा गैस पे, लेकिन सॉलिड पे बहुत फास्ट ट्रेवल कर जाएगा, है ना, सॉलिड पे बहुत फास्ट ट्रेवल करेगा। कि सॉलिड में एक यहाँ पे डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट करेगा, तुरंत ये नेबरिंग को डिस्टर्ब दे देगा, फिर ये दूसरे नेबरिंग को डिस्टर्ब दे देगा। तो इस तरह इस पे डिस्टर्बेंस ट्रेवल करना बहुत आसान है सॉलिड के केस में। बट इफ यू कंसीडर लिक्विड एंड गैसेस, तो एज कम्पेयर टू सॉलिड, लिक्विड गैस में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन तीनों में करेगा। बट अगर हम लोग बात करते हैं वैक्यूम पे, तो वैक्यूम पे किसी भी तरह का हम लोग को कोई यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं नजर आएगा, है ना, कोई एटम्स मॉलिक्यूल नजर नहीं आएगा। तो कैसे यहाँ पे साउंड ट्रेवल कर सकते हैं, इसको कोई डिस्टर्बेंस मिलेगा ही नहीं, तो आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगा ना। तो इसीलिए वैक्यूम पे साउंड ट्रेवल नहीं करता है। ठीक है सर, एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेव, इट कैन नॉट बी ट्रेवल थ्रू द डिस्टर्बेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉट अ मैकेनिकल वेव। हम लोग कंसीडर करते हैं साउंड वेव को मैकेनिकल वेव, वाटर वेव को मैकेनिकल वेव, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नॉन मैकेनिकल वेव। इट कैन नॉट नीडेड सम मटेरियल मीडियम फॉर द ट्रेवल। इसके लिए किसी भी तरह का मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक प्लेन पे एग्जिस्ट करते रहता है, उसी के थ्रू ट्रेवल करता है। ठीक है, अब समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इसको किसी भी मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रेवल करने के लिए, और ना ही मैग्नेटिक फील्ड का है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को किसी भी मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इट कैन बी ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, बिकॉज हम लोग अगर तुम कूलम्स लॉ थोड़ा सा जानते हो तो इस एक्सप्रेशन को पता होगा। देखो हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स, दो चार्ज के बीच के फोर्स को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स वैक्यूम पे भी लग सकता है, ये वैक्यूम के लिए है, ई नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स का बात करेंगे उसमें म्यू नॉट का टर्म आता है, और म्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, तो इसीलिए दोनों जो है परमिटिविटी और फ्री स्पेस और परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, ठीक है, दोनों जो होता है ये मटेरियल मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये वैक्यूम पे ट्रेवल कर सकता है। इसीलिए हम लोग लाइट वेव को बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। लेकिन साउंड वेव, वाटर वेव, ये सब भी जो भी वेव है, इसके लिए हम लोग को हमेशा मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट पड़ता है। जैसे हम लोग देखते हैं रिपल्स इन वाटर्स, तो अक्सर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जैसे मान लो एक ऐसे कहीं पे वाटर है ना, तो वाटर का रिपल्स बनते हुए हम लोग ऐसे नजर आता है, इस तरह का रिपल्स बनता है, इस तरह का रिपल्स बन रहा था वाटर का। तो ये क्या एक तरह का वाटर डिस्टर्ब क्रिएट कर रहा है। मान लो पानी रखा हुआ है एक कहीं पे स्पेस पे, और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देंगे, तो देखेंगे बहुत देर तक रिपल्स बनेगा। और हम लोग बचपन में क्या होता है, गाँव में जो बच्चे लोग होते हैं वो पत्थर से ऐसे फेंकते हैं बड़े से तालाब में, या फिर कहीं पे, तालाब नहीं जनरली पत्थर से ऐसे फेंकते हैं, तो क्या होता है बहुत देर तक उसमें पूरा रिपल्स इस तरह नजर आता है, क्योंकि एक डिस्टर्बेंस वो क्रिएट कर दिया। और वाटर का क्या है, वाटर का जो पल्स है वो इस तरह ट्रेवल करते रहता है। तो दीज आर काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव। अगर हम लोग साउंड वेव का बात करें, ठीक है, साउंड वेव का बात करें, या फिर हम लोग इस तरह का वाटर रिपल्स का बात करें, तो ये सभी वेव जो है, ठीक है, ये सभी वेव जो है, ये सब मैकेनिकल वेव के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल के टर्म में वेव को क्लासिफाई करते हैं। सर, ठीक है, बोलो। फिर कंप्यूटर में जो ऑडियो डिवाइस लगा रहता है वो सैटेलाइट को किस फॉर्म में साउंड ट्रांसफर करके देता है? वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टर्म में। ठीक है, जैसे कि सैटेलाइट्स वगैरह में जो रहता है तुम्हारा गामा रे हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, है ना, एफएम हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो जो भी कम्युनिकेशन रिलेटेड काम होता है वो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होता है ना। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो भी कम्युनिकेशन रिलेटेड वेव्स होता है, वर्क होता है, दिस ऑल आर बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे तुम अगर
यार साउंड नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है।
आ रहा ना आवाज अभी? चलो देखो तो, हाँ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये थोड़ा सा वही नेटवर्क का प्रॉब्लम होता रहता है, हमको पता नहीं चल रहा था कि आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा कि तुम मैसेज कर दिए हो, नहीं तो बोलते जा रहे थे। तो कहाँ तक सुने थे तुम लोग, बताओ तो थोड़ा, कहाँ से सर आवाज गायब वाटर रिपल्स। ओ, इसके बाद से आवाज गायब हो गया था पूरा? अच्छा, क्लासिफिकेशन नहीं सुने थे, क्लासिफिकेशन वाला टर्म? नहीं। ठीक है, देखो क्या बोल रहे थे, जैसे क्लासिफिकेशन करते हैं ना मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव में, तो अभी जैसे कोई पूछा था एक सवाल कि सर कैसे डिस्टरबेंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वहां पे कैसे डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। तो देखो मैकेनिकल वेव जो होगा, है ना, बेसिक डिफरेंस समझ में आता है। इसमें मीडियम रहेगा, इस पे ये एक वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, इसके लिए हम लोग को कोई भी मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सब बात तो पता ही है ना। इसके लिए ये वैक्यूम पे भी ट्रेवल कर सकता है, इट कैन बी ट्रेवल इन अ वैक्यूम ऑल्सो, मीडियम में भी कर सकता है, साथ में वैक्यूम में भी कर सकता है ना। लाइट तो मीडियम पे भी करता है और वैक्यूम पे भी करता है। बाकी एग्जाम्पल दे दिए दोनों का, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक्सरे हो गया, रेडियो वेव हो गया, गामा हो गया, माइक्रोवेव हो गया, और मैकेनिकल वेव में हो गया साउंड वेव, वाटर वेव, सिस्मिक वेव्स एंड शॉक वेव्स। बट अगर हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल वेव का, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल वेव का, तो मैकेनिकल वेव हमेशा जनरेट होता है कैसे? मैकेनिकल वेव हमेशा कैसे जनरेट होगा? ये जनरेट होगा ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल, अभी जस्ट बताए थे। ये जनरेट हो रहा है ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इन अ मीडियम। तो जो मीडियम पे ऑसिलेशन होता है पार्टिकल्स का, उसी वजह से जनरेट हुआ, जैसे साउंड पे देखे हम लोग तुरंत। लेकिन देखो यही बात बस उस समय बताना चाह रहे थे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स होता है डिस्टरबेंस का, ठीक है, ये बात को याद रखना, ये हमेशा होता है वैरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लोग बोलेंगे जनरेटेड ड्यू टू वैरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वैरी करते रहता है, इसी वजह से ये जनरेट होता है, ठीक है। इसके लिए कोई भी ऑसिलेटिंग पार्टिकल की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो ये नॉन मैकेनिकल है, अदरवाइज ये मैकेनिकल होता, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ तक बात? तो ये सब जो कंसेप्ट है इसको थोड़ा याद रखना, बेसिक बात था। और इसका स्पीड जो होता है मैकेनिकल वेव का, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, सबको पता है काफी फास्ट होता है, जो कि सबसे फास्ट 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है लाइट, है ना सर। ये पावर में है, लग रहा है 108 लिखे, लेकिन ये पावर में है, सबको पता ही होगा। तो ये होता है मैक्सिमम स्पीड जिससे ट्रेवल कर सके। तो इतना स्पीड से कभी भी कोई मैकेनिकल वेव ट्रेवल नहीं करेगा। साउंड कभी भी इतने रफ्तार से ट्रेवल नहीं करता है, बहुत कम स्पीड से ट्रेवल करता है, इसके कंपैरिजन में बिल्कुल नेग्लिजिबल, ठीक है। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं और एक कैटेगरी, हम लोग डिवाइड करते हैं वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में, है ना। वो क्या चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन पे। देखो हम लोग और एक टाइप से डिवाइड करते हैं वेव को, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रांसवर्स वेव। एंड ट्रांसवर्स वेव। यस, वेरी गुड, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। सर दोनों वेव मैकेनिकल वेव्स के अंदर आएगा? बताएंगे नॉन मैकेनिकल क्या होगा, मैकेनिकल कौन सा आएगा, दोनों में ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल किस में आ सकता है उसे हम बताएंगे अभी, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव, देखो पहले हम इसका टाइप समझ लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन सा इसमें मैकेनिकल वेव के अंदर आएगा, कौन सा नॉन मैकेनिकल वेव के अंदर आएगा। डिपेंड करता है, देखो ये मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। ये किस पे डिपेंड करता है? ये दोनों जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स है नेचर है वेव का, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, है ना। ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, इन्वॉल्व इन वेव प्रोपगेशन।
प्रोपागेशन, ठीक है, ठीक से लिख लो इसको, इसे नोट डाउन कर लेना, पीडीएफ भेजेंगे तब भी लिख सकते हो, सुन भी सकते हो ऐसे। तो अब देखो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। तो वेव मोशन पे क्या होता है, पार्टिकल जो होता है मीडियम पे ऑसिलेट करता रहता है ना, अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ऑसिलेट क्या हो सकता है, ऑसिलेट ऐसे भी कर सकता है। कैसे ऑसिलेट कर सकता है, जो भी ऑसिलेट कर रहा है ना पार्टिकल, है ना, जो ऑसिलेशन जो हो रहा है वो कैसे हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। आइदर पहला तरीका क्या होता है, पहले किस तरह हो सकता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। पहला हो सकता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। जैसे मान लो अगर डायग्राम से देखो, अगर वेव ऐसा ट्रेवल कर रहा है मान लो इधर, तो तुम समझ लो कि ऑसिलेट भी कर रहा है, इसी डायरेक्शन पे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन में, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर वेव प्रोपागेट कर रहा है, अगर उसके अलोंग हो डायरेक्शन, ठीक है, ऑसिलेशन का, तब हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। और अगर सर परपेंडिकुलर, हाँ सर और अगर परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपोगेशन हो तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। मतलब मान लो ऐसे प्रोपागेट कर रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और वेव कैसे प्रोपागेट कर रहा है, वेव अपना ऐसा प्रोपागेट कर रहा है, तो इस चीज को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस थिंग इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब हम लोग समझते हैं डिटेल्स में व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव और क्या क्या इसमें आएगा, है ना, कौन कौन सा कैटेगरी आएगा वेव का, इस चीज को हम लोग थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। उसके बाद बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव के बारे में, ट्रांसवर्स वेव में क्या क्या कैटेगरी आएगा। देखो जैसा अभी तुरंत डिस्कस किए, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या हो जाएगा, इस पे क्या बोले कि जो ऑसिलेशन है मीडियम में, वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन होगा, ठीक है। तो साउंड वेव हम लोग बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड वेव इसका एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि साउंड वेव क्या होता है, टू एंड फ्रो होता है। देखो अब तुम छोटा सा इस चीज को समझो, एग्जांपल को मान लो कि हम लोग इस ट्यूनिंग फॉर्क में हम लोग थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट किए, तो ये कैसे मूव करेगा, ये इस तरह मोशन करेगा, यानी कि अगर पार्टिकल को देखें हम लोग, तो पार्टिकल इस तरह टू एंड फ्रो मोशन करेगा, ऐसा टू एंड फ्रो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टू एंड फ्रो मोशन, है ना, ऐसा मोशन करेगा। और वेव प्रोपेगेट जब आगे ट्रेवल करेगा, पार्टिकल जो मान लो ये पार्टिकल, इसको हम लोग ऐसे दिखा रहे थोड़ा सा, है ना, तो ये ऐसे ट्रेवल करेगा पी से, फिर जाएगा क्यू पे, तो इस चीज को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। और वेव जो ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, वेव आगे बढ़ते जा रहा है, हर एक पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन करते जा रहा है। तो इस तरीके का जो ये होता है, मतलब वेव होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे मान लो कि ये सब पार्टिकल है, ठीक है, ऐसे 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 ये सब पार्टिकल सब है, ये हम लोग बीच में रेड से दिखाएं, तो एक बार रेड ऐसे गया, है ना, और नेक्स्ट डायग्राम में क्या दिखाएंगे, टू एंड फ्रो मोशन का मतलब, फिर एक रेड वाला, ठीक है, एक बार ऐसे ये किया, इस डायरेक्शन में आया, ठीक है, तो इस तरह वाइब्रेट किया, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। और वेव का जो प्रोपागेशन का डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन है, सपोज, समझ में आ गया ना। तो एक हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, जब साउंड ट्रेवल करता है जहां पे, तो टू एंड फ्रो मोशन में जब क्लोज क्लोज रहेगा तो होगा कंप्रेशन, जब दूर जाएगा तो क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन। तो इस तरह कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन करते करते आगे बढ़ते रहता है। तो ये एग्जांपल हो गया तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल वेव का, ठीक। साउंड वेव इज अ काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, वाटर वेव इज आल्सो काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्ट्रिंग वेव इज आल्सो काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स वेव।
देखो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। तो इसको हम लिखवा नहीं रहे कुछ ऐसा डेफिनेशन टाइप का, तुम लोग के दिमाग में सब बैठ जा रहा होगा, तो अपने से इसको समझ लो और अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। जैसे अगर डिफाइन करने को कैसे डिफाइन करोगे, इफ द ऑसिलेटिंग ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम आर राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, द वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। अभी तुरंत बताएं। अब अपने लैंग्वेज में क्या बोलोगे कि यदि जो डायरेक्शन है वेव प्रोपगेशन का, है ना, और जो पार्टिकल का ऑसिलेशन है वो दोनों राइट एंगल पे रहे, तो बोलेंगे कि ट्रांसवर्स वेव है ना। क्या बोलेंगे, इफ पार्टिकल ऑसिलेट एट राइट एंगल्स टू द वेव प्रोपगेशन देन वी कॉल इट ट्रांसवर्स वेव, सिंपली वी कॉल इट ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका एक एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव का, या फिर लाइट वेव। ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है, लाइट वेव। देखो कैसे ट्रेवल करता है बताते हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव होता है, मान लो। हाँ सर, लाइट वेव में ऑसिलेशन करता कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल्स जो होता है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो ऑसिलेट करते रहता है। उसके लिए कोई वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, ऐसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, रुको इसका हम डायग्राम से बना देते हैं। सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ये मान लो हम लोग बनाए ऐसे एक्सजेट प्लेन पे को, ये एक्सजेट प्लेन पे, इस पे कोई भी पार्टिकल्स का मॉलिक्यूल नहीं करेगा। कौन करेगा? वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वही तुम्हारा वैरी करते रहता है, वही ट्रेवल करते रहता है ना। मतलब वही जो है एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, समझ लो। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, इसको हम लोग ई बोल देते हैं। फिर इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन जो एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते रहता है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन ऐसे होते रहता है। और ये मान लो हो गया तुम्हारा इसी प्लेन पे ऐसे जो है इसका ठीक परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका देखो ये परपेंडिकुलर दिखाएं हम लोग, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। बी इसको दिखाते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड को बी से, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये दोनों जो होता है ना, ये दोनों जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, हर पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये अपने पॉइंट पे इस तरह क्या होता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहता है, इस तरह ऑसिलेट करते रहता है, ठीक है, इस तरह ऑसिलेट करते रहता है। तो मतलब यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हर एक पॉइंट पे वो ऑसिलेट करते रहता है। सर दोनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का क्या इन्फ्लुएंस होगा? दोनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमेशा इसीलिए होगा क्योंकि लाइट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इक्वेशन आता है ना, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो इक्वेशन आता है उसमें वो दोनों की वजह से रेस्पॉन्सिबल है। अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे कि एक सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो सपोज हम लोग एक कोई भी एक सोर्स ले लिया लाइट का, हाँ ये कोई लाइट का सोर्स हो गया सपोज, तो इससे जो वेव ऐसे जा रहा है ना, तो इसके हर एक पॉइंट पे यहाँ पे जरूर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे जरूर से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइट को बना सकता है। अकेला इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी लाइट क्रिएट नहीं कर पाएगा, या अकेला मैग्नेटिक फील्ड कभी लाइट क्रिएट नहीं कर पाएगा। हमेशा लाइट को कौन बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही लाइट का जो है, लाइट हम लोग को मिल पाता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बना कौन रहा है, किसकी वजह से बना रहा है, इन द सेंस कि किसकी वजह से मिल रहा है, सोर्स क्या है? तो सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए दोनों कंपोनेंट हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। कभी भी तुम ऐसा मत समझो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों फेस पे रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, ताकि हर एक पॉइंट पे क्या हो जाए, हम लोग को हर एक पॉइंट पे क्या रहे, ऑसिलेट करता रहे, इस पॉइंट पे मतलब यहाँ पे दिखा रहे, सॉरी इस डायग्राम पे नहीं, हम लोग इस डायग्राम पे दिखा रहे हैं। तो कोई मिट गया थोड़ा सा, सॉरी थोड़ा मिट गया, एक सेकेंड। हाँ, इस पॉइंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बी बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो हर पॉइंट पे तुम्हारा जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते रहता है। तो यही एक सोर्स है, यही एक वेव का ट्रेवलिंग का सोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो लाइट हम लोग नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, तब ये कंसेप्ट काम नहीं करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है। सर और हाँ बोलो। सर जब हम लोग दो स्टोन को रब करते हैं तो स्पार्क जनरेट होता है, तो स्पार्क से थोड़ा लाइट जनरेट होता है। उसमें भी मतलब जब हम लोग स्टोन रब करते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जनरेट होता है।
हाँ, लाइट जनरेट हो रहा है मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है डेफिनेटली। तुम कहीं भी लाइट ना जलाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। वो स्पार्क को तुम वैक्यूम में भी करोगे ना तो भी तुम्हारा उस समय स्पार्क दिखेगा, है ना। वैक्यूम में भी अगर स्पार्क को तुम करोगे ले जाके तो भी तुमको वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिखेगा, लेकिन वैक्यूम पे करना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, स्पार्क नहीं हो पाएगा। दोनों रब नहीं कर पाएंगे हम लोग वैक्यूम पे। रब करने के लिए भी एक दूसरे पे फोर्स एक्ट करना पड़ेगा, तो इंटरेक्टिंग वहां मॉलिक्यूल उतना ज्यादा काम नहीं करेगा कि दोनों अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर पाए। तो वैक्यूम पे सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। बट अगर ऐसा सिनेरियो समझ लो कि अगर तुम रब कर दोगे वैक्यूम पे भी, या वैक्यूम पे भी तुम लाइट कहीं से प्रोड्यूस कर दोगे, डेफिनेटली वो वहां भी स्पार्क दिखाएगा। तो वो स्पार्क भी हर पॉइंट पे, स्पार्क में भी जो लाइट है ना उस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते जा रहा है, ठीक है। रुको, तुमको एक यहाँ पे इक्वेशन बता रहे हैं, शायद इस तुम कहीं सुने हो या पढ़े हो, अगर तुम अच्छे से कोई किताब में पढ़े हो तो तुमको दिखा होगा जरूर, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया है। रुको, एक एक क्वेश्चन तुमको दिखा रहे हैं, एक सेकंड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्केलर है कि वेक्टर? ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड मैग्नेटिक इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? डिफाइन हमेशा करते हैं कि व्हेन अ चार्ज इज केप्ट इन स्पेस इट मॉडिफाई द एरिया अराउंड इट, and modification is such that when any other charge is brought in this region it experiences a force. So with this modified region is represented by any vector quantity we call it electric field. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पे भी चार्ज है, कहीं पे भी किसी स्पेस पे, वेदर वैक्यूम हो कुछ हो, तो वो अपने पास एक रीजन क्रिएट कर देता है। तो वो रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पता कैसे चलेगा रीजन कहां तक बनाया? अगर किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा या रिपल करने लगेगा। जनरल रिपल करता है क्योंकि हम लोग पॉजिटिव चार्ज लाते हैं हमेशा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही होता है एक रीजन, और उस रीजन को हम लोग वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे हम एक इक्वेशन बता रहे कैसे। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से लाइट मिला हम लोग को, एक रिलेशन होता है C इक्वल टू 1/√/μ0/E0, है ना। ये चीज तुम क्लास 12th में पढ़ोगे, एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें पढ़ोगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन था, ठीक है। यहाँ पे C तुम जानते हो क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। μ0 को हम लोग पहले ही बोले थे, क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, ठीक। ये क्यों आता है? ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में आता है। और ये जो E0 होता है इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। सर दोनों में अंतर? ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों में अंतर होता है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है। ये इतना ही अंतर है। उसको एक्सप्रेशन करना पड़ता है, हम लोग जब पढ़ेंगे इसका एक्सप्रेशन तो उस समय समझ में आएगा। अभी के लिए इतना जानो कि इट इज अ काइंड ऑफ कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परमिएबिलिटी इज अ काइंड ऑफ कांस्टेंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड। हियर नॉट रिप्रेजेंट द फ्री स्पेस। तो ये जो रिलेशन मिला था ना, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, देखो लाइट का दोनों का रिलेशन है, देख रहे हो। ये दोनों का रूट ओवर किसके बराबर है? लाइट के बराबर आया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के क्या दे दिया? लाइट दे दिया, ठीक है। तो यहीं से लाइट का जो है हम लोग बोल सकते थे कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड द परमिटिविटी एंड द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। तो इसीलिए लाइट जो होता है ट्रांसवर्स वेव होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव को, तो इस तरह ट्रेवल करेगा। कोई भी ट्रांसवर्स वेव कैसे ट्रेवल करता है? इस तरह, जो बता रहा था शुरू में, साइन, ये साइन फंक्शन की तरह। इस तरह दिखाएंगे हम लोग ट्रांसवर्स वेव को ट्रेवल करता हुआ। यहाँ पे क्या क्या बनेगा? कहीं पे ट्रफ बनता है, कहीं पे क्रेस्ट बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, है ना। यहाँ पे हम लोग जो पॉइंट होगा इसको हम लोग क्रेस्ट बोलेंगे, क्रेस्ट। एक क्रेस्ट, एक टफ, ये क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट, और ये होगा ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। और क्रेस्ट का CREST, क्रेस्ट, ठीक। क्रेस्ट एंड ट्रफ। और इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। यहां से वाइब्रेट करना शुरू किया, मीन पोजीशन, ठीक है। इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, व्हिच इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में होने में जो टाइम लगता है, ठीक है। ये होगा हाफ टाइम पीरियड T/2, यहाँ का पूरा टाइम पीरियड T होगा।
यहाँ पे हो जाएगा 3t/2, 3t/4, यहाँ पे होगा 2t, लाइक दिस। तो इस तरह बढ़ते रहता है, ठीक है। सो इस तरह चलते रहता है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। डिफरेंस क्या है दोनों में, देखो बता रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो क्या बोले, वो वाइब्रेशन करता है राइट एंगल टू डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होता है वाइब्रेशन करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ट्रांसवर्स वेव को हम लोग जनरेट कर सकते हैं सॉलिड पे, लिक्विड पे। लॉन्गिट्यूडिनल वेव को सिर्फ जनरेट कर सकते हैं हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस पे, है ना। वो वैक्यूम पे नहीं कर सकते हम लोग। सर अच्छा, पर जो आप सर जो टी लिखे हैं वो सर वेवलेंथ है कि टाइम पीरियड? टाइम पीरियड, कंप्लीट टाइम पीरियड, यहाँ से यहाँ तक का, या फिर ऐसे यहाँ से यहाँ तक का भी दे सकते हैं, ये भी हो सकता है टाइम पीरियड। जहां भी पॉइंट से कंसीडर करें, जनरली हम लोग इसी से लेते हैं एक कंप्लीट होने में, मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का। सॉरी मिट गया, पता नहीं क्या सिलेक्ट, इरेजर सिलेक्ट हो गया था। ये वाला भी टाइम पीरियड ले सकते हैं, यही टाइम पीरियड लेते हैं जनरली। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट एक होने में। और दो सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। इट इज द वेवलेंथ लैम्डा। बात करेंगे आगे वेवलेंथ का। तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अच्छा, डिफरेंस क्या बोल रहे थे, देखो ट्रांसवर्स वेव क्या कंटेन करेगा, अल्टरनेट क्रेस्ट ऑन ट्रफ। एक क्रेस्ट होगा, एक ट्रफ होगा, एक क्रेस्ट होगा, एक ट्रफ होगा। ये करता है ट्रांसवर्स वेव, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, एक क्रेस्ट एक ट्रफ। और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो करता है कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ठीक है। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो दिस ऑल अबाउट ट्रांसवर्स वेव। अब इस पे कुछ कुछ टर्म होता है, ठीक है, कुछ कुछ टर्म होता है, उसको हम बता रहे हैं क्या टर्म होता है। सर ग्राफ दोनों वेव का सेम ही दिखेगा? ग्राफ से हम लोग दिखाएंगे तो जनरली हम लोग ट्रांसवर्स वेव का ऐसे साइनसोइडल बनाते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल का भी ऐसे दिखा सकते हैं। बस याद इतना रखना, अगर ग्राफ का भी दिखाना भी है सेम तो दोनों का हम लोग दिखा सकते हैं, बट इसमें हम लोग कभी भी क्रेस्ट ट्रफ का बात नहीं करेंगे। अगर ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल बना दिए तो उसमें हम लोग रेयरफैक्शन कंप्रेशन बोलेंगे, और ट्रांसवर्स अगर बना दिए तो हम लोग हमेशा बोलेंगे क्रेस्ट ऑन ट्रफ। ये सपोज ट्रांसवर्स बनाए तो यहाँ पे इसको हम लोग क्रेस्ट बोलेंगे, यहाँ पे ट्रफ बोलेंगे, यहाँ पे क्रेस्ट बोलेंगे, यहाँ ट्रफ बोलेंगे। लेकिन यही अगर हम लोग बना दिए लॉन्गिट्यूडनल भी ऐसा शो तो कर वहां दिए, पर क्रेस्ट को सर कंप्रेशन और यस ट्रफ और ट्रफ, रेयरफैक्शन। यस वेरी गुड, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं, ठीक है। और डायरेक्शन जो होगा इसका ऐसा होगा, ये ऑसिलेट ऐसा करेगा, है ना, हर पॉइंट पे। और अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बना देंगे तो ऐसा करेगा, और क्या इस तरह करेगा, ठीक है, ऐसा करता है हर पॉइंट पे ऑसिलेट, और वेव ऐसे आगे बढ़ रहा है, वेव आगे वैसे बढ़ रहा है, बस, ठीक है। तो कंप्रेशन रेयर फैक्ट, इस पे जो कंप्रेशन है वही यहाँ पे क्रेस्ट है, और उसमें जो रेयर फैक्शन है ये यहाँ पे ट्रफ है, बस यही तो अंतर है, ठीक है। अगर डेंसिटी से समझा देते हैं, अच्छा रुको, सबसे अच्छा है डेंसिटी से समझा देते हैं, ठीक है, प्रेशर डेंसिटी से। जैसे मान लो ऐसा वेव है, देखो यहाँ पे इंक्रीज प्रेशर है ना, इधर से तुम देखो, यहाँ पे प्रेशर को हम लोग दिखा रहे हैं इंक्रीज्ड, और यहाँ से प्रेशर को दिखा रहे हैं डिक्रीज, ऐसे याद रख सकते हो। तो जहाँ पे इंक्रीज प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या डिक्रीज प्रेशर है, यहाँ पे डिक्रीज प्रेशर। तो जहाँ पे इंक्रीज प्रेशर है ना वहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल पास में होगा, तभी ना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करेगा, ऐसे ऐसे क्लोज क्लोज रहेगा। तो जनरली ये रीजन क्या है, ये तुम्हारा कंप्रेशन रीजन है, और क्या कंप्रेशन रीजन। और यहाँ थोड़ा डिक्रीज प्रेशर थोड़ा दूर दूर रहेगा, तो दिस इज नथिंग बट द रेयरफैक्शन रीजन, और क्या, तो यही हो गया। अब इसी में तुम्हारा ये प्रोपगेशन हो गया, है ना। और अगर हम लोग बात करें ट्रांसवर्स तो क्रेस्ट ट्रफ दिखाएंगे, क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं डिस्टेंस होता है टू सक्सेसिव पॉइंट्स के बीच में, जैसे हम लोग बोल सकते हैं क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में, या फिर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के बीच में। आइदर वी कॉल्ड wavelength is the difference between the two successive crest and trough, or either we called it is the difference between the rarefaction or the compression, ठीक। if we define wave frequency then reciprocal of time period gives wave frequency। तो wave frequency चाहिए तो हम लोग को मिल जाएगा 1/f। हम लोग को टाइम पीरियड चाहिए तो पूरा टाइम, मतलब एक ऑसिलेशन होने जितना कंप्लीट टाइम लगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। अगर वेवलेंथ का बात करेंगे तो वेवलेंथ हो जाएगा
दो सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे वेवलेंथ, है ना। ये वाला को हम लोग वेवलेंथ बोलेंगे। जैसे अगर डायग्राम में वेवलेंथ को दिखाएं तो कुछ ऐसे हम लोग शो करेंगे, दिस इज द वेवलेंथ। दो सक्सेसिव क्रेस्ट या तो फिर दो सक्सेसिव ट्रफ, यहाँ से भी बना सकते हो वेवलेंथ, है ना, दिस इज वेवलेंथ। सो इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। और इसके अलावा हम लोग अगर वेव वेलोसिटी का बात करेंगे, अगला क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे इस पे, ठीक है, वेव पे ही कुछ न्यूमेरिकल करा देंगे। उसके बाद साउंड के बारे में बात करेंगे। तो वेव वेलोसिटी का बात करेंगे ना, तो वेव वेलोसिटी हो जाएगा v इक्वल टू, देखो v इक्वल टू लैम्डा बाई टी होता है ना। वेव वेलोसिटी होता है वो लैम्डा बाई टी। लैम्डा एक्चुअली डिस्टेंस ही तो है, क्या है, डिस्टेंस ही है। तो वेलोसिटी का मतलब डिस्टेंस बाई टाइम, तो लैम्डा इज नथिंग बट डिस्टेंस, तो इसलिए वेलोसिटी लैम्डा बाई टी, ठीक है। और हम लोग 1 बाई टी को फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, इसलिए v इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ भी तो लिख सकते हैं। दिस इज आल्सो सर रिलेशन फॉर, लैम्डा डिस्टेंस किस चीज का है? बोले तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का, या तो फिर दो कंप्रेशन या रेयरफेक्शन के बीच का। आइदर दो कंप्रेशन का डिस्टेंस ले लो कंसेक्यूटिव, नहीं तो दो रेयरफेक्शन का, या तो फिर दो क्रेस्ट का या फिर दो ट्रफ का, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा बाई टी, या फिर हम लोग v को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एफ, क्योंकि 1 बाई टी फ्रीक्वेंसी हो सकता है। तो यही सब कुछ टर्म है जिसको तुम सुनोगे हमेशा वेव में। तो एक तुम लोग को हम क्वेश्चन देते हैं अभी के लिए बनाने के लिए, बनाओ जल्दी से और मुझे बताओ कितना आंसर होगा। और फिर अगला क्लास में लोग थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी करेंगे, इस पे साउंड पढ़ेंगे। चलो एक हम क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, जल्दी से बनाओ। सर वेव वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है? वेव वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल टाइम पीरियड होता है और वेलोसिटी में लैम्डा बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे टाइम को हम लोग एफ लिख दिए, दोनों भी डायरेक्शन हो गया ये वाला, v इक्वल टू लैम्डा इनटू एफ, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी तो जानते ही हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड, और वेलोसिटी मतलब स्पीड होगी, और क्या, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन ऐसा एक वेव दिया हुआ है, सबका एम्पलीट्यूड सेम है, डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है बट तुम समझ लो सबका एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रुको 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यहाँ तक है। ऐसे डायग्राम ठीक नहीं बना, अच्छे से बना लेना। तो समझ लो कि सबका एम्पलीट्यूड सेम है, यहाँ पे 0.2 दिया हुआ मीटर एम्पलीट्यूड, यहाँ पे 0.2 दिया हुआ है ना। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब ये मीन पोजीशन 0 होता है, यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड हम लोग। तो ये एम्पलीट्यूड एक हो गया, यहाँ से एम्पलीट्यूड ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है वेवलेंथ सपोज, ठीक। एक कंप्लीट टाइम पीरियड दिया है, एक कंप्लीट टाइम होने में टाइम दे दिया 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो फिर कितना, यहाँ पे कितना होगा 1 सेकेंड, यहाँ पे कितना होगा 2 सेकेंड, सॉरी 0.5 का अंतर, यहाँ होगा 1.5 सेकेंड, यहाँ पे होगा 2 सेकेंड, यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा 2.5 सेकेंड, ठीक। तो इतना टाइम लगेगा ट्रेवल करने में। ये पूरा होने में कितना लगा 0.5 सेकेंड, तो यहाँ पे होने पे कितना लगेगा 1 सेकेंड, यहाँ होने पे क्या और हाफ सेकेंड 1.5 सेकेंड, फिर यहाँ तक 2 सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 2.5 सेकेंड, ठीक। ऐसा दिया हुआ है। और ये पूरा जो ट्रेवल कर रहा है वो जो पूरा डिस्टेंस है वो दिया है 5 मीटर का, ठीक है, 5 मीटर का, 5 मीटर ट्रेवल किया। तो चलो यहाँ पे फाइंड करो तुम सबसे पहले एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, बताना कितना होगा। हाँ क्वेश्चन लिखो फटाफट, रुको रुको ऊपर चला गया, चलो बनाओगे। हाँ क्या बोलोगे, पहले एम्पलीट्यूड फाइंड करना फर्स्ट क्वेश्चन में, दूसरा में लैम्डा फाइंड करना, तीसरे में फाइंड करना तुम फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, चौथे में फाइंड करना टाइम पीरियड, 4 नंबर में फाइंड करना टाइम पीरियड, टी फाइंड करना, ठीक है। और पांचवा में फाइंड कर लेना तुम वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ये ट्रांसवर्स वेव है सपोज। बोलो आंसर बोलना, ठीक है, चलो बनाओ जल्दी से। सर वो 0.2 क्या है? 0.2 एम्पलीट्यूड, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो दिख ही रहा सर डायग्राम, तो एम्पलीट्यूड तो दिया हुआ है। हाँ वही हो जाएगा 0.2, उसको ऑब्जर्व करना वेव को देख के। बाकी सब निकालो जल्दी जल्दी, बाकी सारा वैल्यू कैलकुलेट करो फटाफट एकदम।
सर निकल गया। बोलो आंसर। एम्पलीट्यूड 0.2 मीटर, हाँ वो तो है, दिख रहा है। और बाकी लैम्डा 1 मीटर, लैम्डा 1 मीटर, वेरी गुड। उसके बाद बोलो। सर फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी इज 2 हर्ट्ज, वेरी गुड। यूनिट भी बोलना, ठीक। टाइम पीरियड 0.5 सेकेंड, टाइम पे 0.5 सेकेंड, वेरी गुड। सर और क्या? वेव वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग का बना है सबका? ये सारा आंसर सही बोला है। और बाकी का बना है, बोलो। सर बन गया। ठीक है। तो देखो, इसको ऑब्जर्व यहाँ से अगर करेंगे तो हम लोग क्या क्या दिख रहा है। अगर हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे तो एम्पलीट्यूड हम लोग को क्या दिख रहा है? 0.2 तो दिख ही रहा है ना। तो दूसरा अगर सॉल्व करेंगे हम लोग को क्या चाहिए? ये चाहिए, मतलब लैम्डा। तो लैम्डा क्या सिखाए? एक सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। तो पूरा अगर 5 है तो एक कितना होगा? 5/5। एक वेव ऑक्यूपाई कितना में करेगा? एक वेव डिस्टेंस ऑक्यूपाई करेगा। एक वेव जो डिस्टेंस है वो कितना ऑक्यूपाइज करेगा? वो करेगा, ठीक है, 5/5, दैट इज 1 मीटर होगा वेवलेंथ। तो वेवलेंथ भी हम लोग को मिल गया। अच्छा, इसके बाद जो पूछा था वो पूछा है कि वाइब्रेशन, तो फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 5 वाइब्रेशन करने में कितना टाइम लगता है? 5 वाइब्रेशन करने में लगता है 2.5 सेकेंड यूनिटरी मेथड से। तो एक वाइब्रेशन करने में कितना लगेगा हम लोग को? 2.5/5, दैट इज 0.5 सेकेंड। सो दिस इज द टाइम पीरियड, है ना। ये टाइम पीरियड हो जाएगा, सॉरी हम लोग टाइम पीरियड निकाले हैं। ये टाइम पीरियड होगा 0.5 सेकेंड, दिया हुआ भी है, ऐसे ही बोल सकते हैं। अब लोग फ्रीक्वेंसी चाहिए था, तो फ्रीक्वेंसी, अच्छा 3 नंबर फ्रीक्वेंसी पूछा था क्या? अच्छा ठीक है, 3 में ही कंटिन्यू कर देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी 1/t हो जाएगा। तो 1/0.5 यानी कि 2 हर्ट्ज। और डिस्टेंस ये 5वां नंबर पे क्या पूछा है? लास्ट एक पूछा था हम लोग को, ये टाइम पीरियड दोनों हो गया, ठीक है। 4 हो गया, 3 हो गया। 5 में क्या पूछा था? d/t। तो टोटल डिस्टेंस 5 है और टाइम है 2.5, तो कितना होगा? 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हम लोग का वेलोसिटी, ठीक है, वेव वेलोसिटी। सो दिस इज आवर आंसर। इस तरह बनाओगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं, फिर छोड़ देंगे। इसको बना लो। इसमें दिया इफ द पीरियड ऑफ द स्मॉल रिपल्स ऑन वाटर इज 0.1 सेकेंड। पूरा लैंग्वेज नहीं बता रहे, हाँ लैंग्वेज लिख लो। लैंग्वेज में दिया इफ द पीरियड ऑफ द स्मॉल रिपल्स ऑन वाटर इज 0.1 सेकेंड एंड देयर वेवलेंथ इज 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो तुमको निकालना है व्हाट इज स्पीड ऑफ द वेव। बनाओ। ठीक है, क्या बोला है कि पीरियड ऑफ जो स्मॉल रिपल्स है वो 0.1 सेकेंड का है, मतलब टाइम पीरियड दे दिया है। और क्या दिया? वेवलेंथ भी दे दिया। तो सर बताओ 50 स्पीड कितना? सेंटीमीटर पर सेकेंड। 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाँ 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। जैसे सर v इक्वल टू, 0.5 मीटर पर सेकेंड। हाँ ठीक, v इक्वल टू हम लोग जानते हैं f इंटू लैम्डा। तो f क्या होगा? 1/t। तो t यहाँ पे कितना था? 1/0.1 और लैम्डा 5 सेंटीमीटर था, तो मीटर में लिखेंगे तो 0.05 मीटर हो जाएगा, है ना। तो इतना मीटर हो गया, बस सॉल्व कर दो अब। तो v इक्वल टू कितना होता है? f इंटू लैम्डा, तो यानी कि 0.1 इंटू 0.05, तो इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और सेंटीमीटर में 50 हो जाएगा। सर तो मुझे दिस इज आवर आंसर। सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन है, डाउट है। हाँ बोलो। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए फ्री स्पेस में। हम्म, थोड़ा सर स्क्रीन पे फ्री स्पेस बनाइए। हाँ बोलो। सर एक बॉल है, स्पेरिकल बॉल है, हेमिस्पेरिकल बॉल। तो उसमें सर, हेमिस्फेरिकल, यस सर। अच्छा बॉल है, ठीक है, कटोरी है कैसा? नो सर वो कॉन्वेक्स है, ऊपर की ओर।
अच्छा ऊपर की ओर है, ओके ऐसा। सर इसके ऊपर सर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हम्म उसको बस थोड़ा सा टच किया कि वो नीचे की ओर फिसलने लगा। तो इधर भी, क्वेश्चन है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ये सर वो राइट की ओर जा रहा है। राइट की ओर जा रहा है, ठीक है। सर उसका एक टाइम के बाद उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है। हाँ एक टाइम में कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। सर उस केस में हम लोग जो एफबीडी बनाते हैं उसमें हम लोग नॉर्मल फोर्स को 0 ले लेते हैं। हम्म तो सर नॉर्मल फोर्स को अगर 0 ले लिए तो वही हम लोग को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को क्यों नहीं 0 लेते? और जब तक यहाँ पे रहेगा, इस मतलब यहाँ से यहाँ तक जब तक रहेगा ना, तब तक तो इस पे सेंटीमीटर फोर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक है। जैसे सर नॉर्मल फोर्स छोड़ेगा उस तभी तो सर सर्कुलर पाथ को छोड़ दिया, तो उसमें सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आएगा? हाँ देखो ये तुम बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है हर पॉइंट पे, ठीक, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लगा, तो हर पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, वो एक नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है ना। नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है वो नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो इस बॉल पे मतलब घूम रहा है। बट एक टाइम में जब ये सरफेस को छोड़ रहा है, तो उस टाइम में अब ये सर्कुलर मोशन से अटैच नहीं होगा, है ना। मतलब ये तो ऐसे यहाँ से जब गिरेगा ये, तो ये क्या होगा, कॉन्टैक्ट को तो यहाँ पे हट जा रहा है ना, तो अब ये सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल नहीं कर पाएगा ये तो फिर फ्री फॉल हो जाएगा सीधा। सर लेकिन या सर जब अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग उसको मान के चलते हैं कि उस टाइम भी वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसमें एक्ट कर ही रहा है, सर जब बस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका लैंग्वेज है क्या क्वेश्चन का? तो सर एक कॉन्सेप्ट था। कंसेप्ट तो यही हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मतलब वर्टिकल सर्कल का टाइप का यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को एक, है ना, तो यहाँ तक जैसे अटैच जब तक है, ये ऐसे चलते जा रहा है चलते जा रहा है, यहाँ तक पहुंचा, तो कांटेक्ट जब तक यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है, तो ये इसमें यहाँ तक में हर पॉइंट पे एक नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर हो रहा है, और अगर इधर जाए चाहे इधर जाए कहीं भी जाए। बट अगर ये कांटेक्ट मतलब ये सरफेस को छोड़ देता है, तो उस समय कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, तो उस पे क्या होगा कि सेंटीपिटल फोर्स जो है अब इस तरह ऐसे नहीं जाना चाहिए ऑब्जेक्ट, है ना, ये सीधा इस तरह जाना चाहिए। ये अगर सरफेस रहेगा तो ये सीधा ऐसे निकल जाएगा, अगर कोई मतलब फ्लैट सरफेस रहेगा, और यहाँ पे अगर कोई सरफेस नहीं होगा तो इस तरह नीचे चला जाएगा, तो फिर सेंटीमीटर सर फोर्स उसको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। सर सर कोई सर इसमें सर इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे सर। क्वेश्चन में सेम टू सेम वही लैंग्वेज था जो भी हम बोले कि स्टार्टिंग पे रेस्ट में था, उसको थोड़ा सा पुश किया गया तो फिर वो स्लिप करने लगा, फिर स्लिप करने के बाद वो किस एंगल पे छोड़ देगा उस सरफेस को? अच्छा किस एंगल पे छोड़ देगा, सर किस उसका एंगल पे स्फीयर? ये सर उसको सर हम लोग अल्फा या कुछ भी मान के चलते हैं, फिर उसको हाँ फिर हाँ एफबीडी बनाते समय हम लोग बनाते हैं कि एन प्लस mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mg cos थीटा। अच्छा हम समझ गए, तुम उसको रिजॉल्व करोगे, जैसे जो तुम्हारा टोटल फोर्स लगेगा उसको रिजॉल्व करोगे, फिर जैसे यहाँ मान लो हम लोग दिखाएंगे कि ऐसे कुछ एंगल पे जा रहा है ना, तो थीटा बना दोगे। यहाँ mg लग रहा है, तो ये अगर थीटा है तो इसको रिजॉल्व करोगे ऐसे mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा, फिर दिखाओगे कि जो नेट फोर्स लग रहा है वो बैलेंस करोगे mg cos थीटा mg sin थीटा से, वहां पे जो रिक्वायरमेंट डेटा है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ तक जस्ट लीव करने तक तो हम लोग लगाएंगे ही लगाएंगे सेंटीमीटर फोर्स, जब तक सरफेस जस्ट लीव कर रहा है। लीव करने के बाद से फिर वो उस पे फिर तुम्हारा ग्रेविटी लग रहा है, तो अगर ग्रेविटी तो हमेशा हर पॉइंट पे लग रहा है डेफिनेटली, तो बट जस्ट इक्वेशन जो था ना सर उसमें सर जब जैसे जस्ट लीव किया उसके कारण हम लोग नॉर्मल फोर्स को 0 कर देते हैं, तो सर उसमें नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट को लीव 0 करने तक नहीं? नॉर्मल फोर्स लगेगा, जस्ट लीव करने तक लगेगा, जस्ट मतलब तुरंत छोड़ने वाला है तब तक नॉर्मल फोर्स लगाएंगे हम लोग, ठीक है। और उस समय का एंगल निकालना, जस्ट लीव करने तक नॉर्मल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। क्या बोल रहे थे तुम, बोलो और एक बार। लेकिन सर जिसमें सर जब क्वेश्चन बना है तो देख रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स को 0 कर दे रहा था। अच्छा इसका क्वेश्चन का लैंग्वेज भेजना तो एक बार ओके सर। ग्रुप में भेज देना, हम लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, एग्जैक्टली पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ उसमें, ठीक है, इस ग्रुप में भेज देना, हम आराम से रात में और बनाएंगे, अभी तो क्लास है फिर। तो हम एक्चुअली तुम और कुछ भेजा था शायद एक दिन ना, थोड़ा एक्चुअली थोड़ा काम वाम में बहुत फंसे हैं, इसलिए उतना टाइम नहीं दे पाते, 11 में भी क्लास नहीं ले पा रहे, इसलिए तो हम वो वाला दूसरा क्वेश्चन कुछ। सर एससी वर्मा से भेजे थे सर्कुलर मोशन का, वो वाला सर बन गया। अच्छा बन गया था, ठीक है, ठीक है, तुम एक इसको भेजना तो हम देखेंगे लैंग्वेज क्या है, ठीक ओके है, सर। फिर कॉन्सेप्ट हम लोग बता देंगे क्या इसमें लगेगा। ठीक है सर।
हम ये नहीं सब चीज नहीं समझ पा रहे कि कैसा यहाँ पे क्या लैंग्वेज लिखा हुआ है, जस्ट लीव द सरफेस और क्या लिखा हुआ है, उसमें बहुत डिपेंड करता है बात। अगर जस्ट लीव द सरफेस रहेगा तो फिर उस समय उस पॉइंट तक लगना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन। तो इस चीज लैंग्वेज को हम देख लेंगे एक बार, ठीक है, तो उस चीज को बच देना एक बार। ठीक है, चलो फिर आज यहीं तक है। अगले क्लास में फिर हम लोग आगे इसका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और घर में बना सकते हो क्वेश्चन। वेव का 11 का किताब से ही बना सकते हो, 11 का बुक है ना, तो जो वेव इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन सब होगा जिसमें तुमको टाइम पीरियड निकालना रहेगा, फ्रीक्वेंसी निकालना रहेगा, ये सब क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन था एससी वर्मा से। भेज सर देना। उसमें सर क्वेश्चन का सर वो ऑब्जेक्टिव था सर, क्वेश्चन था कि एक बॉडी रोटेट कर रहा है ओमेगा नॉट वेलोसिटी से, तो और हम लोग जो है उसको जेड एक्सिस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग रोटेट करते हुए, हम लोग भी अच्छा। वही सेंटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, हम लोग ओमेगा वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहे हैं। तो बताइए, बताना है कि कितना उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अच्छा, वहाँ तो सही तो है, उसको नॉन इनिशियल फ्रेम में बना दिया है ना। यस तो सर। नॉन इनिशियल फ्रेम में हमको उसको बना के सॉल्व करना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब सूडो फोर्स निकालना पड़ेगा उस पे। ठीक तो दिया है क्वेश्चन में, सिंपल मैकेनिक्स से बन जाएगा वो। उस पे जैसे हम लोग खुद मूव कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी से, तो हम लोग खुद एक नॉन इनिशियल फ्रेम पे है, और नॉन इनिशियल फ्रेम पे है, तो हम लोग जो फोर्स निकालेंगे उसको फाइंड आउट करेंगे, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही होगा। उसको भेज सर देना, हम सॉल्व कर देंगे दोनों को। सर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो ओमेगा डालते हैं, तो सर वो हम लोग जो ऑब्जर्वर है उसका हम लोग फ्रेम से वो जिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उस फ्रेम में लग रहा है हम लोग उसका ओमेगा डालते हैं, कि ऑब्जेक्ट का ओमेगा क्यों नहीं डालते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालते समय? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जेक्ट का ही ओमेगा डालते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट का ही डालते हैं बस। सर उसमें हम लोग को तो उसमें सर हम भी पहले यही सोचते थे, लेकिन जब उसमें देखे थे कंसेप्ट जो दिया हुआ था वो अलग टाइप का था, और जब सोचे कि उस टाइम जो हम लोग ओमेगा अपना ऑब्जेक्ट का जाते हैं, तब हम लोग उसी के साथ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन इस हाँ बार हम लोग मतलब जेड एक्सिस पे देखो, रिवॉल्व। ऐसे मान लो, हाँ बता रहे, ऐसे मान लो ये मेरी गोल्ड कुछ है, मान लो ऐसा ऑब्जेक्ट है कुछ, ये सर्कुलर पाथ पे मूव, अरे कोई पेन नहीं चल रहा है, रुको एक सेकंड। ऐसा मान लो ये मूव कर रहा है, ठीक है, इस ओमेगा से मूव करते जा रहा है, और यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग भी ओमेगा से ही मूव कर रहे हैं, तो हमारा लो चाहे ऑब्जेक्ट वाले सेम ही ना लेंगे। अगर हम लिफ्ट में बैठे हैं यहाँ पे और लिफ्ट भी मूव कर रहा है, तो हम थोड़ी ना लिफ्ट के अंदर कुछ खुद मूव कर रहे हैं। अगर ये भी घूमते रहेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी लग जाएगा तब तो। ठीक है, तो हम लोग अगर ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऑब्जेक्ट का ले चाहे हम लोग का, एक ही तो कॉन्सेप्ट लगेगा, एक ही तो बात है। और यहाँ से तुम देखोगे अगर, तो बस ऑब्जेक्ट का लोगे, तो सही तो लिखा हुआ है। हम लोग पार्टिकल का या खुद का ले, खुद मूव कर रहे हैं पार्टिकल के साथ, ऐसा बोल सकते हैं, या ऑब्जेक्ट के साथ। तो इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा तुमको, मतलब थोड़ा बढ़िया से पढ़े तो हो तुम, तो पता होगा मतलब थोड़ा बहुत, तो उसको बनाओ, सही है, उसको बनाते सर रहो, हम इससे आपको बनाते रहो। सर उसका वर्ड्स भेज देंगे जो लिखा हुआ है। ठीक ठीक, जरूर एकदम भेज देना, शाम में एक बार सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 9-10 बजे हम जरूर बना देंगे उसको आज। ठीक है, ठीक है, चलो इसी तरह क्वेश्चन बनाते रहो, बहुत अच्छा है। एससी वर्मा बनाओ पूरा, 10 तक पूरा खत्म कर दो एससी वर्मा बना के, और शायद तुम लोग को तो बताया भी जाएगा वो सब कुछ टॉपिक ओपिक, तो वो भी तुम्हारे बहुत बेनिफिट होगा। तो जितना जल्दी हो सके इसको बना लो। एससी वर्मा अगर बना लिए क्लास 10 तक, 9-10 में रहते रहते, तब 11-12 में तुम्हारा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उस पर काम करो थोड़ा।